नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो। अगर आप सभी ने होली का रंग लगा लिया हो तो आइए वापिस आते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई का रंग लगाते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, भारतीय संविधान को 25 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम आज भारतीय संविधान के पहले भाग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के पहले भाग में 4 आर्टिकल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, पहला आर्टिकल है, वह कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह की बजाय राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ होगा। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है, पहला आर्टिकल है, वह हमें 3 बातें बताता है। पहला कि देश का नाम, जैसे कि बताया गया है, इंडिया यानी भारत होगा। प्रिय मित्रों, क्या है कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय संविधान सभा में देश का देश के नाम को लेकर एक मत नहीं था। कुछ लोगों का विचार था कि देश का नाम जो है पौराणिक नाम पे, परंपरागत नाम के आधार पे रखना चाहिए, और कुछ लोग मानते थे कि देश का नाम जो है आधुनिक नाम के आधार पे रखना चाहिए। आधुनिक नाम मतलब जो अंग्रेजों ने दिया, इंडिया, और परंपरागत नाम भारत। तो इन्हीं 2 मतभेदों के चलते भारतीय संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारत का नाम इंडिया और भारत दोनों रखा जाएगा, देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रखा जाएगा। और आर्टिकल पहले में जोड़ा गया कि इंडिया यानी भारत, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। तो पहले आर्टिकल से हमें पहली बात ये पता चलती है कि हमारे देश का नाम क्या है, और दूसरा ये कि भारत कैसे बना है। जैसे कि आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें 2-3 शब्दावलियों को जानना पड़ेगा। एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। जैसे कि जब भारतीय संविधान लिखा गया तो ये पहले अंग्रेजी में लिखा गया और बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो अंग्रेजी में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संघ, और फेडरेशन का भी हिंदी में अर्थ होता है संघ। और बात करते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघ। परिसंघ से अभिप्राय हमारा उस देश या उस संस्था से जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी कुछ शक्तियां जो है केंद्र सरकार को दे देते हैं, और उन राज्यों के पास ये शक्ति होती है कि वे उस देश से अलग हो सकते हैं। मतलब एक समझौते, कुछ राज्य मिलकर एक समझौता करेंगे और एक केंद्रीय सत्ता बनाएंगे या एक केंद्रीय शक्ति बनाएंगे, और वे उस केंद्रीय शक्ति से या उस देश से अलग होने की पावर रखते हैं। और दूसरी शब्दावली है वो है फेडरेशन। फेडरेशन भी सेम है। फेडरेशन जो है कॉन्फेडरेशन का एक विकसित रूप है। फेडरेशन में भी जो है बड़े राज्य आपस में मिलेंगे, समझौता करेंगे और एक देश का निर्माण करेंगे। और सेम उसी प्रकार वे भी ये शक्ति रखते हैं कि वे किसी भी समय उस देश से अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें हम ले सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है 50 देशों से मिलकर 50 राज्यों से मिलकर बना है। 50 राज्यों ने आपस में समझौता किया और यूएसए को बनाया। और यूएसए का प्रत्येक राज्य ये शक्ति रखता है कि वे किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अलग हो सकता है। ये बात अलग है कि चाहे वो हो या ना हो, भविष्य में हो ऐसा, या मतलब कोई करे या ना करे। देखिए, जो फेडरेशन है वे मतलब एजुकेटेड समाज में, वो ये जो व्यवस्था है एजुकेटेड समाज में मतलब सक्सेस हो सकती है। अब जिस टाइम भारत आजाद हुआ और भारत का संविधान बन रहा था, उस समय भारत में इतनी विविधताएं, इतनी बोलियां, धर्म, सारी चीजों को देखते हुए जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन को चुनने की वजह भारत को जो है यूनियन ऑफ स्टेट माना। यूनियन में क्या होता है कि जैसे भारत के संविधान में बताया गया है कि भारत जो है समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों ने आपस में समझौता करके भारत को नहीं बनाया है ना, और ना ही भारत के जो राज्य है वे देश से अलग हो सकते हैं।
उनके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है, राज्यों के पास ऐसी पावर नहीं है कि वे देश से अपने आप को या संघ से अपने आप को अलग करे। तो संघ, यूनियन और फेडरेशन में इतना ही फर्क है कि फेडरेशन में राज्य है उस देश से अलग हो सकते हैं, और यूनियन में राज्यों के पास ये शक्ति नहीं होती है कि वे देश से अपने आप को, संघ से अपने आप को अलग करें। तो ये हमने आर्टिकल 1 के अंदर 2 बातें जानी। पहला कि उसमें बताया गया है हमारे देश का नाम क्या होगा, और दूसरा कि हमारा देश कैसे बना। हमारा देश कैसे बना? राज्यों के संघ से, है ना, राज्यों का संघ है। और तीसरी जो आर्टिकल जो 1 है उसमें जो तीसरी बात का वर्णन किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है, जो भारत का एरिया है, क्षेत्रफल है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और अधिगृहित क्षेत्र। देखिए दोस्तों, अधिगृहित क्षेत्र वह होता है जैसे भारत किसी दूसरे देश पे अटैक करे या दूसरे देश के साथ समझौता करके उसके क्षेत्र को, उसके एरिया को अपने देश में मिला ले, उसके छोटे से एरिया या पूरे देश को अपने देश में मिला ले, तो वो हो गया अधिगृहित क्षेत्र। तो ये जानना हमने आर्टिकल 1 के अंदर 3 बातें। एक तो पहला कि ये बताता है कि हमारे देश का नाम क्या होगा, और दूसरा भारत राज्यों का संघ है, और तीसरा कि मतलब राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 में यह बताया गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी बाहरी देश, किसी भी अन्य देश या उसके क्षेत्र को अपने राज्य में मिला सकती है और उसका गठन कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 2 है वह ये बताता है कि संसद जो है बाहरी क्षेत्र को हमारे अपने देश में मिला सकती है या उसको अपने देश में जोड़ सकती है, उसको राज्य के रूप में उसका गठन कर सकती है। तो ये जाना हमने दूसरा आर्टिकल। अब बात आती है तीसरे आर्टिकल की। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 यह कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के भारत के किसी राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। कहने का मतलब ये कि भारत का कोई राज्य है तो संसद उसका नाम बदल सकती है, उसका क्षेत्र कम कर सकती है, या उसका बढ़ा सकती है, एरिया बढ़ा सकती है, या कुछ भी उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 2 बताता है कि बाहरी राज्य को कैसे भारत में मिलाया जाए या कैसे उसको भारत में लाया जाए। और दूसरा कहता है कि जो राज्य भारत के हैं तो उनके जो नाम, क्षेत्र, सीमा में जो परिवर्तन है वह संसद कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, और बिहार से झारखंड को अलग किया गया और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। तो इस प्रकार संसद के पास ये शक्ति है कि वह किसी भी राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्रफल को घटा बढ़ा या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 कहता है कि जब भी भारतीय संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी, मतलब किसी बाहरी राज्य को भारत में मिलाएगी, किसी बाहरी देश के क्षेत्र को भारत में मिलाएगी, या भारत के किसी राज्य का नाम परिवर्तित करेगी, या उसके क्षेत्रफल कम करेगी या ज्यादा करेगी, या उसकी सीमा निर्धारित करेगी, या फिर से उसकी सीमा में कोई चेंज करेगी, तो जो वह संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के आधार पे संशोधन नहीं माना जाएगा, उसे आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। 368 में देखिए, 368 तो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से, बट अभी इतना जाने कि 368 में ये बताया गया है कि जो संशोधन होगा वो विशेष बहुमत से होगा। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी मतलब 67% मतलब बहुमत आपके फेवर में होना चाहिए। तो आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई भी कार्य करना हो, जैसे संसद आर्टिकल 3 या 2 का उपयोग करती है, मतलब किसी भी बाहरी देश का क्षेत्रफल अपने भारत में मिलाना हो, या भारत के किसी राज्य का नाम चेंज करना हो, या उसका क्षेत्रफल चेंज करना हो, तो ऐसा कोई भी कार्य करेगी तो वो साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत जिसके लिए सिर्फ 50% बहुमत की आवश्यकता होगी। उदाहरण
जैसे लोकसभा में अभी 445 सीटें हैं, तो 50% के लिए आपको 272 आधा का मतलब किसी व्यक्ति को आधा थोड़ी कर सकते हैं, तो 50% के लिए आपको 273 जो है बहुमत जो है आपके पक्ष में होने चाहिए। अब देखिए, किसी सरकार को बनाने के लिए, भारत में किसी सरकार को बनाने के लिए उसके पास सीटें भी जो है 273 होनी चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सरकार किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना चाहे या उसका क्षेत्रफल या भारत के किसी राज्य को तोड़ना चाहे, तो उसके लिए सरकार को कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बस एक साधारण बहुमत से जो उसके पास होता है, किसी भी सरकार के पास 50% बहुमत होता ही है, तो एक साधारण बहुमत से किसी भी राज्य के नाम और उसके जो है क्षेत्रफल को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो है केरल का जो है संसद ने एक बिल पास किया है जो जिसमें जो है केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने का ये फैसला किया है। ठीक, तो कहने का मतलब, और दूसरी बात ये है कि जो आर्टिकल 4 में बताया गया है कि एक तो ये बताया है कि जो संसद है आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी, तो उसमें जो है संशोधन जो है या जो कोई विधेयक पारित होगा, कोई भी बिल पारित होगा, वो साधारण बहुमत से पारित होगा। और दूसरा ये, राष्ट्रपति उस बिल को सहमति देने के लिए बाध्य इस कारण है क्योंकि हमने पहले ही आर्टिकल 2 और 3 में ये बताया कि जब भी सरकार अगर कोई ऐसा कार्य करने जाती है, जब भी सरकार कोई बाहरी देश के क्षेत्र को अपने देश में मिला रही होती है या अपने देश के किसी राज्य को तोड़ रही होती है या उसका नाम चेंज कर रही होती है, तो उसकी राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ली जाती है। तो ये सवाल ही नहीं बनता है कि जब वो बिल लाया जाए तो राष्ट्रपति उसके लिए मतलब कुछ विचार करे, क्योंकि राष्ट्रपति जी से तो पहले ही पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आर्टिकल 4 के आधार पर जब भी संसद आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगी, तो राष्ट्रपति उस पे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। तो ये था हमारे भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें हमने 4 आर्टिकल 1, 2, 3, 4 को जानने का प्रयास किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। क्या है कि बहुत लोगों ने मुझसे ये डिमांड की कि जो है आपका जो वीडियो जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो रहा है, जिसके कारण जो है लोग ज़्यादा इसको देख नहीं रहे या बोरिंग लग रहा है। बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब मुझे लगता कि अगर आपको पूरी जानकारी लेनी हो किसी एक टॉपिक पे, तो उसे अच्छे से बताना ही चाहिए। और अच्छे से बताने का मतलब ये है कि तो उसके लिए टाइम तो लगेगा उसमें। चलो, फिर भी आपकी बातों पे थोड़ा ध्यान रखते हुए हम इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।